नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशन लाइव अब तक एजुकेशन से जुड़ी सारी खबरें लेकर आता रहा है। इसी में आज हम मौजूद हैं दिल्ली टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी से और जानेंगे कि क्या अलग होता है टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के। वेलकम सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर ये रहेगा कि पहले के टीचर्स ट्रेनिंग और जो भी सिखाया जाता था टीचर्स को, उसमें और आज के टाइम में क्या फ़र्क आया है लर्निंग में और टीचिंग में? ऐसा है कि पहले जो हमारा सिस्टम था टीचर एजुकेशन का, ये था जो पहले से ट्रेडिशन था उसके आधार पर हम लोग टीच करते थे। लेकिन अब नया टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसको फॉलो कर करके और बच्चों को टीच करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। इस संबंध में एक बहुत ही एपेक्स बॉडी है टीचर एजुकेशन के फील्ड में, वो डेट इज़ NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करते हैं। जब उसके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एजुकेशन में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नई अभी पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें क्या है कि हम लोग बिल्कुल स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, तो उस पर ही हम लोग फोकस करते हैं। चूँकि लेकिन हम लोग चूँकि कानून से, रूल से बंधे हुए हैं, तो वो जैसा इंस्ट्रक्शन आता है NCT का, सेम उसी डायरेक्शन में हम लोग उसको फॉलो करने का बच्चों को टीच करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। राइट। तो सर, अभी मैं इसका अगला सवाल ये लूँगी कि हम टीचर्स को कैसे सिखाते हैं कि क्या पढ़ाना है बच्चों को आगे जाके, क्योंकि ये मैं समझ गई सर कि हम लोगों का NEP जो आया उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात की गई, लेकिन आज भी सर कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट बच्चे महसूस करते हैं कुछ टीचर्स के साथ। कहते हैं कि ये हमारे फेवरेट टीचर है, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। तो वो एक जो कनेक्शन है बच्चों के साथ, वो कैसे बिल्डअप किया जाए? अब आपने जो क्वेश्चन किया है, दिस इज़ वेरी जस्टिफाइड, और ख़ास करके हमारे प्रिंसिपलशिप में ये है कि सबसे पहले हम तो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को करते हैं फॉलो। उसके बाद जितने भी हमारे फैकल्टी हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। और मेरा अपना मानना है कि इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी IP के प्रायः 1-2 कॉलेज को छोड़ करके मेरे पास ही मौजूद हैं, और मैं भी सबसे सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक वे है हम लोगों का कि बच्चों को सबसे पहले गुड बुक में लेने के बाद बच्चे तो एक तरफ फील करें कि ठीक है हम लोग क्लासरूम सिचुएशन में हैं, लेकिन उनको ये फोबिया ना हो कि अगर हम गलत रिस्पॉन्स करेंगे तो टीचर हमको डांटेंगे। ऐसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मेरे यहाँ सिस्टम है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जैसे आप जानते होंगे जीन जैक्स रूसो, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चे जो पसंद करते हैं उसी को आप टीच करो। आपने सुना होगा, ये बहुत बड़े हमारे एजुकेशनिस्ट हैं विवेकानंदा। विवेकानंद ने एजुकेशन को डिफाइन किया है कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इसका मतलब ये हुआ कि सारे बच्चे अच्छे हैं, उनमें पूरी एबिलिटी है, पोटेंशियल है, आवश्यकता है कि उसको बाहर निकालो। तो हम लोग बस यही करते हैं कि बच्चों में जो एबिलिटी है उसको हम लोग कैसे बाहर निकालें, उसी डायरेक्शन में हम लोग बच्चों को टीच करते हैं। अभी जस्ट कहा है कि रूसो की जो फिलॉसफी है उसको भी फॉलो करते हैं। तीसरी बातें हैं कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें है कि स्किल बेस्ड, जिसका जो झुकाव है उसी झुकाव को हम इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को टीच करते हैं। जी, तो सर ये जिन एबिलिटीज़ और जिन स्ट्रेंथ, ये इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, उस पर एक सवाल ये लूँगी कि क्या स्ट्रैटेजीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उस तरीके का नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को, या टीचर्स को कैसे सिखाते हैं? आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ आप अपनाएं ताकि बच्चे उस तरीके से आपकी तरफ रुझान हो? जैसे हमारा जो नॉर्म्स है, जो NCT का नॉर्म्स है, उसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ PT लैब है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब है, साइकोलॉजी लैब है, ये साइंस लैब है। उनमें बच्चों को ले जा कर के
हम लोग उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रूबरू कराने के बाद फिर हमारे साइंस के जो फैकल्टी हैं उनके पास जो भी नॉलेज है तो उनको लर्निंग बाय डूइंग तो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चों को हम राइट। तो सर एक आखिरी सवाल मैं लूँगी आपका इसके ऊपर कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सर टीचर्स ट्रेनिंग को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी टीचर्स अच्छे मतलब कि आज के टाइम पे और स्किल्ड और ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लैक करता है कहीं ना कहीं पे। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है टीचर्स का अपना खुद का कि हाँ हमें ये फॉलो करके आगे बढ़ना है, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक संस्कृत में एक श्लोक है, एक छोटा सा दोहा है कि सा विद्या या विमुक्ते, जिसका मतलब होता है कि एजुकेशन इज इमेंसिपेशन, कि बच्चों में जो अज्ञानता है उसको हम लोग पहले कैसे दूर करें। दूसरी तरफ एक और श्लोक है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तरफ तो हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि जो आपके टीचर हैं वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग टीचर हैं तो आप वो सारी बातें हम इनकेट कर दें बच्चों को, ताकि वो अपने जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी बच्चे आएंगे तो उनके 2 मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं। अगर किसी का लैंग्वेज है कोई तो वो लेगा, अगर संस्कृत से वो ग्रेजुएट है तो उसका एक सब्जेक्ट होगा संस्कृत, दूसरा अगर वो सोशल साइंस में रुझान है उसका तो दूसरा सब्जेक्ट उसका होगा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में देयर आर लॉट्स ऑफ मेथोडोलॉजी टू टीच। तो हम लोग क्या करते हैं, कई मेथड होते हैं, जैसे मान लिया कि ये लेक्चर मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है। तो जिस माध्यम से हमको लगेगा कि ये बच्चे पर प्रभाव डालेगा हम उसी मेथड को ऑप्ट करेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने क्वेश्चन किया है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी एजुकेशन should be given to all the students as well as technical support, service support to all the students in a democratic way, in a very cordial atmosphere, ताकि वो लाइफ में कुछ आगे कर सकें। तो दिस इज़ माई सर वैसे मैंने कह तो दिया कि मेरा आखिरी सवाल, लेकिन मुझे ध्यान आया कि अभी 5 सितंबर आ रहा है टीचर्स डे, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है। तो सर उससे जुड़ा बस एक ये मैं सवाल लेना चाहूँगी कि क्या उनके कोई ऐसे विचार जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि आपको मोटिवेशन की आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान बनाने में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आज 2 सितंबर है, 3 दिन के बाद ही 5 सितंबर आने वाला है, और मैं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बिल्कुल दिस इज़ जस्टिफाइड क्वेश्चन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं, कि एक साधारण टीचर, चाहे एक टीचर कैसे भारत के राष्ट्रपति बन गए, ये सबसे बड़ी बात है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए कि एक कॉलेज के टीचर भारत के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बने। दिस इज़ द मेन फैक्टर फॉर टीचिंग फ्रेटर्निटी। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन में कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग जो एजुकेशन पर फोकस करते हैं तो हम लोग उसका भी ख्याल रखते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए बच्चों को उस डायरेक्शन में हम लोग प्रेरित करते हैं टीचिंग के साथ साथ। कैरेक्टर का मतलब होता है कि ऑल अराउंड कैरेक्टर। हाँ, हाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, जिन्होंने हमें बताया कि सिर्फ जैसे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते ही हैं, लेकिन टीचर्स को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमृता, जो कि इंचार्ज है ऑफ द करिकुलम जो दिल्ली टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। मैम से जानिए कि मैम कैसे इसको स्ट्रैटेजाइज करती हैं और किस तरीके से टीचर्स के बीच में प्रेजेंट करती हैं। आइए बात करते हैं। हेलो मैम। तो मैम जैसे मैंने भी बताया कि आप करिकुलम का पूरा ध्यान रखते हैं, स्ट्रैटेजीज़ आप फॉलो बनाते हैं टीचर्स के लिए कि हाउ शुड दे गो अबाउट इट। तो मैम थोड़ा हमें बताइए कि टीचर्स को आप कैसे बताते हैं कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना है अबाउट टीचिंग एंड ऑल। First, I like to introduce myself. I'm Dr. Amrita. I'm here in the college from last 16 years. Our college is one of the oldest college affiliated to IP University. We started with the college in 2006. So you'll find that among all the colleges, we are almost in those lists where it's one of the oldest we started in. So basically, if we talk about the infrastructure, you will find that a college is well equipped with all the latest technologies. We have smart boards, and then we have the different labs also. The language lab is there, science lab is there. We have our ET room, the computer lab, because nowadays technology has taken up. Like during the COVID also, you found that technology had played a very important role. And besides that, as far as you asked how we train the students, how these students when they come up, after giving the entrance, once they come up to us through GGSIPU. So the curriculum as such is of 2 years program, so we orient them on that 2-year program. The basic part is the internship program. That's the teaching practice, which I would like to talk about. So basically when the students they come up, they don't know anything, they don't know how to stand also in front of the class, the blackboard, so not able to handle the children. So that is the one basic training program which actually B.Ed curriculum talks about. Okay, so that program, if we talk about, it is divided into 3 sections. The first is a smaller part of 15 days, another 15 days, and then it's a program of 3 months, 3 to 4 months, which goes like that. So we teach them basically not the content which they have already studied somewhere in the graduations. We teach them, we focus on the techniques and the methodology of teaching. How they have to handle the class, how they have to handle the students. We focus on the blackboard work, how the blackboard work. So it's a term which we use for that is micro teaching skills. So those skills has to be inculcated in the students, because once they go to the classrooms, there are many other factors also which they have to take care. One is the teaching, of course. One is how to handle the students, right? That's very important. And again, the discipline part. So taking care of all these things, training is given to the students. Right, ma'am, as you're saying that, how to handle the students part, if I talk about, because that is where we lack, the students, they are always fear of talking with teachers, discussing their problems with teachers and saying कि नहीं हम homework नहीं कर पाए, though they are lacking somewhere due to mental issues, कहीं ना कहीं वो lack करते हैं। उसके बाद भी वो out of fear नहीं कहते कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, because they think कि वो टीचर्स को परेशान कर रहे हैं बार बार एक ही सवाल पूछ के। तो हम टीचर्स को कैसे वो सिखाएं कि आप उनको इतना कंफर्टेबल करें कि आपके पास बच्चा 10 बार पूछने को आए और आप इरिटेट ना हो रिगार्डिंग दैट। See, there are all sort of students in a class when a teacher is teaching. There are students who are very intelligent and they can understand or grasp the concept faster. Another type is an average student who always had a hesitation that I may not ask the teacher may scold me or something like that. And we also have students who create a lot of troubles in the class and they don't want to study. So basically 3 types of students. So the teacher, as being, she has to handle all the students. You know about now inclusive education has come up. So in that case, inclusion not only in terms of the intelligence, also in terms of social backgrounds and all the, about the economic weaker section. Economic weaker section, everything has to be inculcated. So now here, if you see the part of the school where now the teaching is all technology based, smart boards are there. So the teacher has to handle that part also, along with the students.
Now your question was basically how to handle the student should come up to the teacher. Of course, see, the teacher has to have a friendly with the friend should be friendly with the students, but again taking care that the students should not overpower her. That thing has to be there. That balance has to be maintained, because once sometimes you see in senior classes the teacher enters and the children they start hooting. Yes. That thing should also not be there. But it should not be, the teacher should not have an impression that once she enters and there is silence. It should not be like that. So a cordial atmosphere can be maintained and handle the situation. All right, thank you so much. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस प्रियंका शर्मा, जो कि एक्सपर्ट है इन साइंस पेडागोजी। आइए उनसे जानते हैं उनके फील्ड के बारे में और वो कैसे टीच करती हैं टीचर्स को, उससे उनका व्यू पॉइंट लेते हैं। हेलो मैम। तो मैम, जैसे मैंने बोला कि मुझे आपसे जानना होगा कि कैसे आप टीचर्स को टीच करते हैं इन योर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं। प्लस मैम, जब आप उन्हें पढ़ाते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि आप एक टीचर को टीच कर रहे हैं। तो मैम, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस या थॉट्स डू यू हैव इन योर माइंड व्हाइल यू टीच देम, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं कॉलेज में आने से पहले आई वॉज अ स्कूल टीचर एंड आई वॉज टेकिंग साइंस क्लासेज इन दैट schools also. So basically I am a school teacher. So this thing has I think given me more confidence that I am coming from that background where I have to send my children in. Yes. So that give me a double advantage because I am aware of their grassroots problems. So when it comes to science teaching, तो मैंने ये देखा है कि साइंस में बच्चों को मेन प्रॉब्लम्स होती हैं प्रैक्टिकल्स में, एक्सपेरिमेंट्स में, मोस्टली इन केमिकल रिएक्शंस. So in B.Ed teaching also, our main emphasis is on practical aspects, right? And for that, because we are blessed with more of the technological instruments in our laboratories, so our main focus is to keep our children abreast with the latest technologies also, and how to use the specimens while it comes to science teaching, because this is the basic and the foremost step, how to handle the instruments and how to carry on the experiments. So we make sure and we ensure that students are having hands-on experience into that, so that when they go to science teaching in the schools, then they are fully confident about their practical aspects also, and obviously theoretical aspects are always given emphasis. So I will not much focus on that, but practical as well as theoretical aspects both are the backbone of science. राइट मैम, यू आर टॉकिंग कि आप उन्हें सिखाते हैं हाउ टू हैंडल एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, राइट? बट मैम, कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हो जाती होगी। तो अगर वो हो जाती है तो हाउ डू यू टीच देम टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? क्योंकि अगर कोई केमिकल की बात हम करें, उसका रिएक्शन है, अगर वो गड़बड़ हो जाए तो ज़रूर टीचर एक डर जाता है कि अब ये मिस्टेक हो गई है एंड इट माइट कैन रिएक्ट टू द स्टूडेंट्स एज वेल। तो उस एनवायरनमेंट में बच्चों टीचर्स को आप कैसे सिखाते हैं हैंडल होने के लिए? सबसे पहले तो बात ये है कि जब भी ये स्कूल्स में आता है या कॉलेजेस में आता है, जब भी ये केमिकल्स की बात आती है, सो वी ऑलवेज यूज़ डाइल्यूट. We are not using into that concentrated and very extreme violent reactions in which there are accidents. So always that is taken care of, and plus there is always a lab attendant who is taking care of all these things, because sometimes even children are also, and whether we are talking of B.Ed students or school students, they are after all students, right? So there has to be a lab attendant, there has to be a teacher who is handling everything. So everything is done under their observation also, and first of all they are given the precautions also and warnings also that these are how to handle them, and there is always a strict guidance also, and there is a strict observation also under which they are allowed to use. Right, ma'am. Last question I would like to ask that you are talking about science and practical and everything, theory and पढ़ाई everything. But ma'am, still आज भी बच्चे जब science subjects के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है more ये thoughts की, कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि अगर if they lack, अगर वो fail हो जाते हैं, especially in 11th, तो अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो टीचर्स उनको फिर कैसे सिखाएं कि आप बिल्कुल डरो नहीं, क्योंकि ये एक ठीक है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट या वी कैन गो अबाउट इट. I'll come to that. So this is a very very justified question, and this is a very very apt question in today's scenario when there is emphasis on science, technology, gadgets. Every child wants to come into technology, but they have that phobia also, how to learn that technology, right? And this technological part which lies in science, this is the main thing. So for that
this teaching of science, the root of teaching science, first of all हमें बच्चों को ये सिखाना है कि ये जो science है, it has not come from some heaven or it has not come from any sky, it has originated from nature only. And India is the main land which is the birthplace of science, which is the birthplace of scientific civilization, and we have found these discoveries in Ramayana also, in Mahabharata also, and Western countries, they are also following Indian culture. We have been practicing yoga, we had been practicing meditation, but the only thing is we had not proven them, we had not done any researches. Researches were undertaken by Western countries, and they are they are encashing those researches. The only thing is we have to inculcate that confidence into our students that we are not lagging behind. Only thing is we have to build their confidence that nothing is impossible. Science is not a subject which is beyond your control or which is a very phobia, so it has to be, it's a natural science. Our Rabindranath Tagore, our Swami Vivekananda, the great educationist, he also said that India is the motherland which is the creator of knowledge, right? So science is not apart from it, science is also natural science. If you talk of photosynthesis, if you talk of any chemical, photosynthesis is also a chemical reaction, so it is also a natural reaction. So the only thing is that our students are afraid of learning those difficult terminologies. So we have to make them simplified by using our own acronyms. What are, yes, surrounding how to teach them. And science teaching has become easier these days rather than our own days, because we did not have those YouTube videos, we did not have any learning apps, but nowadays there are many learning apps, there are many videos. We make use of all these technologies to make students work easier, and first of all to upgrade ourselves also. Even teacher is a learner, so it's a long way, but nothing is impossible. So we have to create that confidence into our students.